Hello dear students, welcome you all on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about a poem, and our poem name is The Solitary Reaper, which is written by the famous poet William Wordsworth. William Wordsworth's lifespan was 1770 to 1850. Okay, so this poem is in a form of a ballad. Okay, so ये जो poem है वो एक ballad song है. This poem was written in 1805. 1805 में इसे written किया गया and published in 1807. इससे पहले हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोएम हमने पढ़ी थी, द वर्ड इज़ टू मच विद अस. होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी. आज हम पढ़ रहे हैं द सॉलिटरी रीपर, वो भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है. सॉलिटरी रीपर को पढ़ने से पहले हम इसके जो टाइटल है इस पोएम का, सॉलिटरी रीपर, इसका मीन जान लेते हैं. सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, यानी कि एकांत, ठीक है, और रीपर का मतलब होता है फसल को काटने वाला, ठीक है. तो इस पोएम में एक ऐसी लेडी की बात की जा रही है जो अपने खेत में अकेली है और फसल की कटाई कर रही है. तो चलिए अब हम इस पॉइंट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं. बैलेड आप समझ ही गए होंगे, बैलेड पे अलग से मैंने वीडियो बनाया है. वैसे अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो बैलेड इज ए poem in which poet narrates a story. So ballad is a poem or song, ठीक है, सॉन्ग की फॉर्म में लिखा गया, यानी जिसे गाया जा सकता है. सो फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं. ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है, इसके 4 stanzas हैं. Okay, behold her single in the field, yon solitary highlandlass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass, alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh listen, for the vale profound is overflowing with the sound. ये था अपना फर्स्ट स्टैंजा. तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ हमें क्या बताते हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ एक फील्ड के पास से गुजर रहे हैं और उस फील्ड के पास से गुजरते समय उन्हें उस फील्ड में एक लेडी दिखाई देती है, एक रीपर दिखाई देती है जो क्या कर रही है, सिंग कर रही है, यानी कि गाना गा रही है. तो वो उसे देख के क्या बोलते हैं, बिहोल्ड हर. बिहोल्ड हर मतलब ध्यान से देखो उसे. सिंगल इन द फील्ड, इस पूरे फील्ड में क्या है, वो सिंगल है, यानी कि अकेली है. यॉन सॉलिटरी हाईलैंडलेस, यॉन का मतलब होता है यहाँ पे यॉन्डर से, ठीक है. तो यॉन सॉलिटरी हाईलैंडलेस यानी कि यॉन्डर यानी अलोन. यॉन्डर का मतलब आप लिख लीजिए. यॉन्डर मीन्स अलोन, यानी कि वो अकेली है उस खेत में. यॉन्डर हाईलैंडलेस, हाईलैंड नाम है जगह का, तो उस हाईलैंड के फील्ड पे वो अकेली है. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, खुद ही क्या कर रही है, फसल की रीपिंग कर रही है, यानी कि कटाई कर रही है. एंड सिंगिंग, और फसल को काटते काटते क्या कर रही है, वो सिंगिंग कर रही है. बाय हरसेल्फ, दोनों काम वो खुद ही कर रही है. स्टॉप हियर और जेंटली पास, यहाँ रुको और फिर धीरे से जाओ. धीरे से जेंटली पास इसलिए क्योंकि वो जब सिंग कर रही है तो उसके सिंगिंग में आप किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना लाओ, इसलिए बोला है कि जेंटल पास, यानी कि चुपचाप वहां से चले जाओ. अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो अकेली ही रीप कर रही है, यानी कि कट कर रही है किसी ग्रेन को, और बाइंड कर रही है ग्रेन को, यानी फसल की कटाई के बाद डंठल बनाए जाते हैं, जो बंडल बनाए जाते हैं. तो फसल को काटने का काम और फसल को बांधने का काम, बंडल बनाने का काम, दोनों काम वो अकेली कर रही है. एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, और उसका जो सॉन्ग है जो वो गा रही है वो कैसा है, मेलनकली, यानी बहुत दुख भरा जो गीत है वो गा रही है. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और सुनो उसका जो ये गीत है वो वेल प्रोफाउंड हो रहा है. वेल मीन्स वेली, यानी कि इस पूरी घाटी में फैल रहा है. इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, यानी ये जो पूरी घाटी है वो ओवरफ्लो हो चुकी है किसके साउंड से, उसके साउंड से जो रीप कर रही है फसल को, अलॉन इन दी फील्ड.
ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा अपना कंप्लीट हो गया. सेकंड स्टैंजा, नो नाइटिंगेल डिड एवर जॉन मोर वेलकम नोट्स टू weary banks of travels in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. सेकेंड स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ हमें बता रहे हैं कि नो नाइटिंगेल डिड एवर जॉन, यानी किसी नाइटिंगेल ने भी ऐसा मधुर गाना नहीं गाया होगा, ऐसा गाना नहीं गाया होगा जैसा ये सॉलिटरी रीपर गा रही है. सो नाइटिंगेल एक बर्ड है और जो बहुत ज़्यादा मधुर गाना गाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मधुर उसकी जो साउंड है, चिरपिंग साउंड, वो बहुत ज़्यादा मधुर होती है. मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड, और उसके जो मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, यानी कि जो नाइटिंगेल है वो क्या करती है, मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, जैसे वो ग्रुप्स को इनवाइट करती है वैसे ही उसका जो सॉन्ग है वो भी ग्रुप्स को इनवाइट कर रहा है. कौन सी ग्रुप्स की बात की जा रही है, मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवल्स इन सम शेडी हॉन्ट. ट्रैवलर्स जो हैं, यानी कि जो यात्री यहाँ पे आते हैं अरेबियन सैंड्स के लिए, उन यात्रियों के लिए ये जो इसका गाना है वो बहुत ज़्यादा मधुर है और एक तरह से वेलकम सॉन्ग है उन यात्रियों के लिए. अमंग अरेबियन सैंड्स जो लिखा है उसका मतलब यही है, जो अरेबियन सैंड्स के लिए यहाँ पे यात्री आते हैं उनके लिए उसका गाना जो है वो एक वेलकम सॉन्ग की तरह है. ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हियर्ड, यानी उसकी जो आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा थ्रिलिंग बताई है पॉइंट ने. विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ बोल रहे हैं कि इतनी ज़्यादा थ्रिल्ड है उसकी वॉइस कि ऐसी वॉइस हमने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी. In springtime from the cuckoo bird breaking the silence of the seas, और स्प्रिंग टाइम की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से स्प्रिंग टाइम में यानी स्प्रिंग सीजन में जो कुक्कू बर्ड होती है वो जैसे गाना गाती है और उसका जो वॉइस, उसकी जो वॉइस होती है वो हमें अच्छी लगती है. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जिस तरह से वो ब्रेक करती है साइलेंस किसकी, सीज की, समुद्रों की. अमंग द फारदेस्ट हर्बरीज, अमंग द हर्बरीज यहाँ पे एक प्लेस का नाम है कि आइलैंड का नाम है. तो एक आइलैंड जो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में है. ठीक है, तो प्रॉपर जगह का भी हमें नाम बताया है कि जिस तरह से जो कुक्कू बर्ड्स जब गाना गाती है और वो साइलेंस ब्रेक करती हैं सीज का और हर्बरीज आइलैंड का, उसी तरह से उसका गाना है. यानी बर्ड से कंपेयर किया गया है. टू बर्ड्स हमें यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ ली है, एक तो कुक्कू बर्ड और एक नाइटिंगेल. तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. पोएम को पढ़ते पढ़ते ये साथ में अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इसका जो कंपैरिजन है सॉलिटरी रीपर का, उसकी सिंगिंग का, वो कौन कौन सी बर्ड से किया गया है. तो फर्स्ट है नाइटिंगेल और दूसरी है कुक्कू बर्ड. ओके, सो कुक्कू बर्ड और नाइटिंगेल से भी वो मधुर गाना गाती है. A third stanza, will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old and happy far off things and battles long ago, or is it some more humbly familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ हमें थर्ड स्टैंजा में बोल रहे हैं कि will no one tell me what she sings, कि कोई भी नहीं बता सकता कि वो गा क्या रही है. एग्जैक्टली जो उसका गाना है वो किस पे है, यानी उसकी गाने की एक तरह से हम थीम की बात कर सकते हैं कि उसका गाना जो है वो किस चीज़ के बारे में है, वो एग्जैक्टली गा क्या रही है, वो क्या बताना चाहती है अपने गाने से. तो ये कोई भी नहीं बता सकता. विल नो वन टेल मी, यानी मुझे ये कोई नहीं बता सकता. परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद जो इसका गाना है वो प्लेंटिव नंबर्स बोला है सैड सॉन्ग्स को, तो शायद इसका जो गाना है वो सैड सॉन्ग्स हो, यानी बहुत सारे सैड सॉन्ग से गा रही हो. सैड सॉन्ग किसके लिए, तो सैड सॉन्ग का फ्लो किसके लिए बताया है, फॉर ओल्ड एंड हैप्पी फार ऑफ थिंग्स, यानी इसके साथ पास्ट में ऐसी कुछ बुरी चीज़ें हुई होगी या इसका जो पास्ट है वो बैड एक्सपीरियंस वाला रहा होगा, इसलिए इसका जो फ्लो है सिंगिंग का वो कैसा बता रहे हैं यहाँ पे, सैड सॉन्ग्स का शायद. ठीक है ना, एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं क्योंकि विल नो वन टेल मी, कोई भी नहीं बता सकता है कि क्या है. तो परहैप्स दे दिया है हमें कि शायद हो सकता है ये हो, शायद हो सकता है वो, तो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ. एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, पहला तो हमें रीज़न बता दिया कि शायद उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो सैड है और सैड सॉन्ग आ रही है. दूसरा रीज़न, एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले जो बैटल्स हुए थे, युद्ध हुए थे, उसकी वजह से वो दुखी हैं तो इसलिए वो गाना गा रही होगी ये ऐसा सैड सॉन्ग. और
इज इट सम मोर हम्बल नहीं, या इससे भी ज़्यादा कुछ हम्बल नहीं। हम्बल मीन्स ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ पास्ट में कुछ हुआ है, बैटल्स की वजह से वो दुखी है, हो सकता है कोई नॉर्मल सी थिंग्स भी हो सकती है कि वो उसकी वजह से सैड हो। हम्बल नहीं का मतलब होता है नॉर्मल जो इंसिडेंट है वो। तो नॉर्मल इंसिडेंट कौन से? फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, यानी उसकी फैमिली में आज कुछ ऐसा नॉर्मल इंसिडेंट हो गया होगा, कोई कहा सुनी हो गई होगी, तो उसकी वजह से वो सैड है और ऐसे सैड सॉन्ग गा रही है। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन। तो सम नेचुरल सॉरो बताएं कि कुछ नेचुरल जो दुख है वो लॉस और पेन के, तो वो एक्सप्रेस करना चाह रही होगी, तब वो ऐसा गाना गा रही है। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो अभी हुआ है और बाद में भी शायद उसके साथ हो सकता है, तो उसे सोच के वो ऐसा सैड सॉन्ग गुनगुना रही होगी या गा रही होगी। तो एग्जैक्ट जो कारण है वो बता रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि विल नो वन टेल मी द एग्जैक्ट रीजन ऑफ दिस सैड सॉन्ग। ओके, सो इसका थर्ड स्टैंजा भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम फोर्थ स्टैंजा की तरफ। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened, motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was here no more. तो यहाँ पे हमें विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कि whatever the theme, जो कुछ भी हो, यानी कोई भी थीम हो इस गाने की, जो कुछ भी ये गा रही हो, जो कुछ भी इसके दिमाग में चल रहा हो, जिस किसी भी रीज़न के कारण ये सैड हो, द मैडन सैंग, जो ये मैडन बोला है गर्ल को, तो ये जो मैडन है वो जो कुछ भी गा रही है, जो भी इसके गाने की थीम है, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, अगर इसके गाने की कोई एंडिंग नहीं है, तो आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क। तो मैं इसे देख रहा हूँ, मतलब पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं एज इफ, ऐसे गा रही है ये कि हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसे गा रही है कि ये बस गाती ही चली जाएगी और इसका जो सॉन्ग है वो कभी भी खत्म ही नहीं होगा, कभी भी इस गाने की एंडिंग ही नहीं होगी। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने इसे सिंग करते हुए देखा इसके वर्क प्लेस पे, यानी जब वो रीप कर रही थी, फसल की कटाई कर रही थी, तब वो गाना गा रही थी तब वो गाना गा रही थी। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसे तभी देखा क्योंकि वो उसके फील्ड के पास से जा रहे थे और जब वो गुनगुना रही थी तो वो वहाँ रुक गए और उसे सुनने लग गए। तो वो हमें बोल रहे हैं कि पता नहीं इसके दुख का कारण क्या है, ये क्यों दुखी है, ऐसा गाना क्यों गा रही है, पर जो भी गा रही है बहुत अच्छा गा रही है और ऐसा लग रहा है कि इसके जो गाने की, इसका जो गाना है, इसका जो सॉन्ग है उसकी कोई एंडिंग नहीं है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और गाते गाते क्या कर रही है, वही जो हमने पहले पढ़ा, फसल की कटाई कर रही है। और यहाँ पे फसल को काटने में जो औजार काम में लिया जाता है सीकल, उसकी भी हमें बात बता, यानी उसकी भी हमें स्पेल मिल गई है यहाँ पे। तो बेंडिंग यानी नीचे झुक के जब वो रीप कर रही है, फसल की कटाई कर रही है उस सीकल से, तब मुझे वो गाना सुनाई दिया और तब मैंने वो गाना उसका सुना। आई लिसन, मैंने वो गाना सुना। मोशनलेस एंड स्टिल, यानी मैं एक जगह स्थिर हो गया, स्टिल एकदम शांत हो गया, और फिर मैं उसी को देखने लग गया जब मैं उसके फील्ड के पास से गुजर रहा था। पॉइंट हमें बता रहे हैं कि जब मैं उसके फील्ड के पास से गुजर रहा था तो मैं वहाँ पे शांति से बिना हिले डुले खड़ा हो गया और उसे सुन रहा था जो वो गा रही थी। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, लेकिन अब उसका जो गाना है, क्योंकि वो खत्म तो होने नहीं वाला, उसकी कोई एंडिंग तो है नहीं, तो मुझे भी तो अपने काम पे जाना है, जहाँ मैं जा रहा था वहाँ जाना है। तो पॉइंट अब क्या कर रहे हैं, पॉइंट बोल रहे हैं कि वो तो ऐसे ही गा रही थी, ऐसे ही गाती चली जा रही थी। मैंने क्या किया, मैं चुपचाप उसके गाने को मैंने सुना और फिर मैं अपने आगे के वे पे निकल गया। एज आई माउंटेड अप द हिल, यानी मैं माउंटेड हो गया हिल पे, यानी मैं आगे चला गया पहाड़ी पे। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, लेकिन उसका जो म्यूजिक है वो मैं अपने हृदय में लेके चला। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर, हाँ मुझे वो म्यूजिक आगे सुनाई दे या नहीं दे, द म्यूजिक इन माई हार्ट, लेकिन जो उसने गाया, वो जो उसका म्यूजिक है वो मेरे हार्ट में है। आई बोर, यानी कि मैंने अपने हृदय में उसको ऐसे कैद कर लिया है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर, और बहुत समय बाद तक अब वो मुझे गाना सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो एक तरह से रैंडम हम मान सकते हैं कि वो फील्ड में काम कर रही थी और पॉइंट वहाँ से जा रहे थे। अब पॉइंट को वापस मिले या नहीं मिले, अब पॉइंट उसे देखे या नहीं देखे, अब वो उस फील्ड की तरफ से वापस कभी गुजरे या नहीं गुजरे, तो वो
जो सॉलिटरी रीपर हैं उन्हें वापस गाते हुए सुनाई दे या नहीं दे, इसका पोइट को नहीं पता है। सो इसीलिए लास्ट की लाइन में उन्होंने बोला है कि लॉन्ग आफ्टर इट वॉज, यानी कि बहुत समय के बाद, हियर नो मोर, क्या पता ये मुझे सुनाई दे या नहीं दे, यानी अभी तो मैंने उसको बोर कर लिया है, अभी तो मैं उसे याद रख रहा हूँ, उसका जो म्यूज़िक है वो मेरे अंदर है, मैंने इतना शांति से खड़ा होकर उसे सुना है, लेकिन बाद का पता नहीं है क्योंकि बाद में तो मैं चला जाऊँगा, उसके बाद मुझे वो सुनने को नहीं मिलेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने सॉलिटरी रीपर पोइम जो कि लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। होप आपको पोइम अच्छे से समझ में आ गई होगी। पोइम एक फसल काटने वाली के बारे में है जो अपना दुख व्यक्त करने के लिए या फिर गुनगुना रही है, हम ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे हम गुनगुनाते हैं नॉर्मली, जिस किसी को आदत होती है वो अपने जैसे इमोशंस होते हैं वो काम करते करते वैसे इमोशंस के जो सॉन्ग होते हैं उनको गुनगुनाते हैं, तो वैसे ही वो गुनगुना रही है। और ये जो पोइम है वो एक बैलेड सॉन्ग है। ये पोइम रिटन की गई थी इन 1805 में, पब्लिश की गई थी इन 1807 में। और यहाँ पे जो गर्ल है, जो सॉलिटरी रीपर गर्ल है, जो यानी जो रीपिंग करने वाली जो लेडी है, उसे विलियम वर्ड्सवर्थ देखते हैं और सुनते हैं और बिना डिस्टर्ब किए उसके पास से गुजर जाते हैं, यानी जिस फील्ड में वो काम करती हैं उस फील्ड के पास से वो गुजर जाते हैं। सो ये एक स्टोरी थी, एक स्टोरी है, इसीलिए इसे बैलेड बोला गया है, एक स्टोरी थी सॉलिटरी रीपर। सो होप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोइम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी थैंक यू।